गुड इवनिंग, नमस्कार। आज मैं आप लोगों से श्रद्धा मर्डर केस पे बात करने के लिए जुड़ चुका हूं। और श्रद्धा मर्डर केस में अब तक क्या क्या चीजें सामने आई हैं और पुलिस ने किन किन सबूतों को इकट्ठा किया है और किया भी है तो नहीं, क्या क्या मिले हैं या नहीं मिले हैं, क्या है अब तक, और कहां तक जांच पहुंची है, और पुलिस कब चार्जशीट फाइल करेगी, और कितने दिन की रिमांड बाकी है अभी, इन सब पर बात करने के लिए मैं आज आपके साथ हूं। तो हेलो सौम्या। और श्रद्धा मर्डर केस में अब तक पुलिस ने 5 दिन की मोहलत पुलिस की खत्म हो चुकी थी। दोबारा साकेत कोर्ट ने कहा है कि 5 दिन की मोहलत और दी है पुलिस को, और कहा है कि सबूत लाके पेश करें। पुलिस को इसमें बहुत दिक्कत हो रही है कि सबूत जुटाने में, क्योंकि आफ्ताब जो है वो कबूल नहीं कर रहा है कि उसने कहां कहां सबूत फेंके हैं और किस तरीके से मिटाए हैं। हालांकि घर से पुलिस को और फॉरेंसिक टीम को अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे ये पुख्ता हो सके कि उसी घर में श्रद्धा का मर्डर हुआ। और रही बात गुड़गांव, और पुलिस गुड़गांव में भी जांच कर रही है जहां पे उसने ऑफिस ज्वाइन किया था। और अभी करंटली मैदानगढ़ी के पास एक तालाब में श्रद्धा के सर को खोजा जा रहा है। इससे पहले महरौली छतरपुर के जंगलों में खोजा जा रहा था, पर वहां से कुछ हड्डियां और जबड़े बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस को अभी तक कुछ नहीं मिला है। 35 टुकड़ों वाली बात की अगर हम बात करें तो 35 टुकड़े ये मीडिया ने डिसाइड किया कि 35 हैं, मीडिया के सूत्रों ने बताया। पर आफ्ताब के कबूलनामे में कहीं ये नहीं कि उसने 35 टुकड़े किए थे। कि अब ये एक अंदाजा है कि 35 टुकड़े किए, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि 35 टुकड़े हुए हैं। हालांकि अभी 10 दिन होने को हैं और पुलिस को इसका श्रद्धा मर्डर केस का कोई अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिला है। अब पुलिस आई है नार्को टेस्ट पे। तो अब नार्को टेस्ट में क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, इस पर अदालत की मंजूरी तो मिल गई है, और आफ्ताब की भी मंजूरी चाहिए होती है, तो इसमें दोनों लोगों की मंजूरी है। पर इससे पहले नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होना है आफ्ताब का, वो शायद कल होना है, और उसके बाद ही नार्को टेस्ट होगा। क्योंकि और एक चीज और सामने आई है कि अविनाश कुमार जो वकील हैं आफ्ताब के, उन्होंने बताया है कि जो आफ्ताब के घर वाले हैं वो उसके सपोर्ट में नहीं है। और वकील ने भी ये कहा है कि आफ्ताब को देखने से ये लगता है कि उसने कुछ नहीं किया होगा। देखने से क्या लगता है इसको तो खैर छोड़िए, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा कि जब पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी तभी ये पुख्ता हो पाएगा कि आफ्ताब कातिल है या नहीं। क्योंकि अभी आफ्ताब शक के दायरे में है। मयंक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी तक पुलिस को कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि आफ्ताब ही कातिल है। ये अविनाश कुमार जो वकील हैं आफ्ताब के, उन्होंने ये बात मीडिया को बताई है। साथ ही कब हुआ ये मैं बताता हूं। ये शुरुआत इसकी हुई कि पहले तो आफ्ताब 2016 की बात करें तो 2016 से श्रद्धा के अपने पिता से अच्छे रिश्ते नहीं थे। और एक उनकी मैडम थी जिनसे उसने कहा था कि वो जो है उसको काम चाहिए, और उसने अपने पिता को खो दिया है। तो उस समय उसने ये बात कही थी, जिससे जाहिर होता है कि उसके पिता के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे। दूसरी बात, फिर डेटिंग ऐप पे इनकी मुलाकात हुई आफ्ताब की और श्रद्धा की, और जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। कुछ दिन ये मुंबई में किराए के घर पे रहे और बाद में ये दिल्ली शिफ्ट कर जाते हैं। दिल्ली शिफ्ट क्यों कर गए इसका खुलासा एक डॉक्टर ने किया है, जहां पर आफ्ताब के हाथ में कट लगा था और वो अपना पट्टी वट्टी कराने गया था। तो डॉक्टर ने भी उससे ये सवाल किया था। डेटिंग ऐप कौन सा था इसका तो खुलासा नहीं हुआ है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि आप, क्योंकि आफ्ताब इंग्लिश बोल रहा है और उसको हिंदी कम आती है, या तो वो मराठी में बात कर रहा है या तो इंग्लिश में बात कर रहा है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा तो डॉक्टर को उसने बताया कि वो यहाँ पर उसको खर्चे कम है और उसकी सैलरी भी अच्छी है, मिल रही है, इसलिए वो इधर
गुड़गांव में जॉब करने आया है, तो वो छतरपुर में रह रहा था। इससे पहले जब आफ्ताब आया था तो पहाड़गंज इलाका है दिल्ली का, वहां पे वो एक ओयो होटल रूम में रुके थे। और उसके बाद अप्रैल महीने में ये लोग शिमला, मनाली शायद गए थे, और ऋषिकेश उत्तराखंड भी गए थे। जी जी पार्थ। तो फिर उसके बाद ये छतरपुर में शिफ्ट हो जाते हैं, और छतरपुर में जब ये रहने लगते हैं तो वहां पे खर्चे वर्चे के लेकर बातचीत इनके बीच झगड़ा होता है। और आफ्ताब का पुलिस के सामने ये कबूलनामा है कि उसने गुस्से में आकर उसका गला दबाया और वो मर गई। उसको ऐसा लगा पहले कि वो बेहोश हुई है, पर उसने जब उसे पता चला कि ये मर चुकी है तब उसने सबूत मिटाने की पूरी प्लानिंग की, और वो कैसे कैसे सबूत मिटाएगा, कहां कहां फेंकेगा, ये सब उसने बाद में डिसाइड किया। उसका ऐसा पहले से कोई प्लान नहीं था जो कि उसने पुलिस को बताया कि वो श्रद्धा को मारेगा। तो छतरपुर में ये रह रहे थे और वहीं पर श्रद्धा का मर्डर हुआ। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उसी घर में कत्ल हुआ, हालांकि ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसी घर में कत्ल हुआ। कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। अब नार्को टेस्ट में देखना है कि नार्को टेस्ट में क्या होता है। 50 सवाल लगभग तैयार किए गए हैं। जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन्होंने साइकेट्रिस्ट के साथ बैठकर 50 सवालों की सूची तैयार की है जो उससे नार्को टेस्ट में किए जाएंगे। उससे हालांकि अदालत में ये वैलिड नहीं माना जाता है नार्को टेस्ट, पर इसकी मंजूरी जरूर अदालत से ही ली जाती है। उसको कितना समय लगा था उसको काटने में, उसने बताया कि उसको 2 दिन लगा था। उसने 2 दिन तक काटा था और फ्रिज खरीदा था और फ्रिज में ही रखा था। उसने बार बार वो फ्रीजर में रख देता था और जो टुकड़े जम जाते थे वो फिर नीचे रख देता था, फिर उन टुकड़ों को ऊपर रख देता था उसको फ्रिज करके। और बाकायदा काली पन्नी उसने खरीदी थी, वो काली पन्नी में पैक करके और फेंकता था। पहले अंदाजा एक लगाया जाता कि सर उसने एक एमसीडी की जो कूड़े वाली गाड़ी होती है उसमें फेंका है, पर फिर पता चला कि मैदानगढ़ी में। तो मैदानगढ़, उससे पहले गुड़गांव में सर्च किया पुलिस ने, मैदानगढ़ी में अब सर्च कर रही है। ये साकेत के आगे इलाका पड़ता है मैदानगढ़ी, वहां पे सर्च कर रही है अब। तो उसने फ्रिज खरीदा और फ्रिज में टुकड़े वो रखता गया और उसने 2 दिन लगाए इसको तकरीबन। फिर वो 18 मई को उसने कत्ल किया और वो 5-6 जून तक लगभग टुकड़ों को फेंकता रहा पूरी दिल्ली में रात 2 बजे निकलकर। हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो रात को 2 बजे निकलता रहा डेली, और उसे किसी दिल्ली पुलिस की वैन ने रोका नहीं, पूछा नहीं, और वो रोज जाकर फेंकता रहा टुकड़े। 5 जून तक तकरीबन ये सिलसिला चला, और उसके बाद भी पुलिस को 6 महीने तक कोई खबर नहीं है। ये पता कैसे चला कि श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा के कुछ दोस्त थे तो श्रद्धा का उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसके बाद इसने 2 दिन बाद शायद मर्डर करने के पैसे, 2 दिन या उसके अगले दिन ही उसने पैसे भी निकाले, तकरीबन 55,000 रुपए इसने विड्रॉ किए उसके अकाउंट से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जी पार्थ, और उस दौरान उसने बियर पी थी और सिगरेट भी, हाँ गांजा पीने की भी बात हो रही है कि उसने गांजा पिया था। और तो इसमें एक पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है, क्या कहीं ड्रग पेडलर्स वगैरह से उसका कनेक्शन था कि नहीं था, ये चीजें भी देखी जा रही हैं जी। तो अब तक पुलिस फिलहाल कुछ पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई है, और फॉरेंसिक में जांच के लिए जो हड्डियां मिली थी वो चली गई हैं, और उनके भाई और पिता का सैंपल, डीएनए सैंपल ले लिया गया है फिलहाल। तो अब देखते हैं पुलिस, क्योंकि अभी 14 दिन की रिमांड पे ही रह सकता है आफ्ताब पुलिस के पास। तो अभी 10 दिन की मोहलत तो लगभग खत्म हो जाएगी, उसके बाद 4 दिन की मोहलत और होगी पुलिस के पास। तो इसीलिए पुलिस जल्दबाजी कर रही है और अब नार्को टेस्ट की बात कर रही है। और नार्को टेस्ट से देखिए, पुलिस को अदालत में ये वैलिड तो नहीं है, पर पुलिस को इससे कुछ नए राज जो है वो आफ्ताब के द्वारा खुल सकते हैं, कि जो पुलिस को कुछ नया मिल सकता है कि जो कि आफ्ताब आधे नशे की हालत में बता दे।
जी जी पार्थ, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप देख सकते हैं कि क्योंकि गांजा वाजे की जब बात हुई तो ड्रग पेडलर से भी जोड़ा जाने लगा है और नार्को टेस्ट का रुख सामने आया है। बस नार्को नार्को से पहले एक टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट होता है जो कि जरूरी है। तो पहले पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उसके बाद ही नार्को टेस्ट होगा। तो ये बड़ा हैरान कर देने वाला मामला है कि एक लड़का 18 दिन तक टुकड़े करके दिल्ली में इधर उधर फेंकता रहता है। और साउथ दिल्ली का छतरपुर इलाका, हालांकि आगे आप जाएंगे तो छतरपुर फॉन्स शुरू होते हैं वहां से, और इधर आएंगे तो महरौली के जंगल पड़ते हैं और कुतुब मीनार के आसपास का इलाका है और काफी सुनसान इलाका है। मतलब 6-7 बजे के बाद मैं देखता हूँ कि इधर काफी सन्नाटा रहता है। तो और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि महरौली के जंगलों में इससे पहले भी 2 लड़कियां किडनैप करके लाई गई थी। और उससे पहले भी यहाँ हादसे होते रहे हैं महरौली के जंगलों में। तो यहाँ पे हड्डियां मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मामूली बात है। पर ये इंसानी हड्डियां जो अब मिली हैं, तो इसमें फॉरेंसिक से ये पता करना है कि ये श्रद्धा की हैं या किसी और की हैं, क्योंकि अभी तक एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला जिससे ये पुख्ता हो कि ये श्रद्धा की हड्डियां हैं। तो जब उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसके फ्रेंड्स का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था श्रद्धा से, तो फिर श्रद्धा के पिता को और भाई को ये बात पता चली और उन्होंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उनका भी नहीं हो पाया। तो फिर वसई में डीसीपी के पास उन्होंने शिकायत की और वहां पे मुंबई का जो वसई है वहां पे डीसीपी से शिकायत की। तो इसके लिए एक टीम का गठन हुआ। फिर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई और लगभग 6 नवंबर को मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस को इत्तला करती है कि ऐसा ऐसा मामला है, ये केस हुआ है यहाँ पर। और तब वही श्रद्धा के पिता को बताते हैं मुंबई में कि आप महरौली पुलिस स्टेशन जाइए, क्योंकि ये जो इलाका है छतरपुर, ये महरौली पुलिस के जुरिडिक्शन में आता है, तो आप यहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज कराइए। और फिर महरौली पुलिस एक्शन में आती है और 12 नवंबर को आफ्ताब को गिरफ्तार करती है। और 12 नवंबर से आज 22 नवंबर हो गया है, 10 दिन हो गए हैं और अभी तक आफ्ताब का कबूलनामा पुलिस के सामने तो है पर अदालत में नहीं। जी हाँ, अगर कुछ नहीं पुलिस सबूत जुटा पाती है तो आफ्ताब छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा, क्योंकि अदालत सबूत के ही बेस पे फैसला करती है। जी बिल्कुल पार्थ, और कोई सवाल है आपका? जी बिल्कुल, कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, जो जानकारी अभी तक सामने आई है वो मैं आपको दूंगा। और लिव इन में रहना क्या सही है क्या गलत है, देखिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये माना था कि लिव इन में रहना ठीक है। और लिव इन को परिभाषित किया किया गया है कि लिव इन में दो लोग जो रह रहे हैं वो एक ही घर में एक ही सामान को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लिव इन माना जाएगा। हालांकि इसके लिए कोर्ट ने कोई समय सीमा तय नहीं की है कि 15 दिन रहेंगे या 1 महीने रहेंगे तब आपका लिव इन माना जाएगा। इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। श्रीधु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रतेश जुड़ चुके हैं। आपका कोई सवाल है तो जरूर मैं उत्तर दूंगा उसका। तो इसके लिए कोई, हालांकि अगर लिव इन में रहने पे महिला पर अत्याचार होता है तो वो घरेलू हिंसा की अधिनियम जो है 2005, उसके तहत वो रिपोर्ट दर्ज करा सकती है और उसके अकॉर्डिंग 1 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना, ये दोनों ही हो सकते हैं। और इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अकॉर्डिंग पुलिस से महिला जो है वो प्रोटेक्शन की भी डिमांड कर सकती है। तो अगर श्रद्धा ने ये किया होता तो शायद आज कुछ और होता और आफ्ताब शायद पुलिस की गिरफ्त में होता। हालांकि वो सहती रही और उसने कोई भी पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। हालांकि उसका एक कलीग था जिससे ये पता चला कि वो ऑफिस का, कि आफ्ताब उसको मारता था। जो चैट सभी बाहर आई हैं, एबीपी न्यूज ने उसका खुलासा किया था कि
जो चैट्स है उसमें श्रद्धा कह रही है कि आज मैं इस हालत में नहीं हूं कि मैं खड़ी हो पाऊं, तो मैं ऑफिस नहीं आ सकती, और उसके काफी चोट लगी है। तो ये भी चीज है। जी जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या बयान दिया था? मुंडी फेंके थे उसने, क्या आप बता सकते हैं? मुंडी फेंकी थी, वो कौन सा तालाब था जहां पर उसके मुंडी फेंकी? जी, मैदानगढ़ी में वो तालाब है, मैदानगढ़ी में। मैदानगढ़ी, ये साकेत से आगे मैदानगढ़ी क्रॉसिंग से अंदर को आप जाएंगे तो इग्नू का ऑफिस पड़ता है, वहां से आप सीधे जाएंगे तो ये आपको जगह मिलेगी, ये मैदानगढ़ी तालाब। हालांकि इसको खाली कराया जा रहा है। बाकी लगभग मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दिया है। और राइट, देखिए आपका ये सवाल मुझे समझ नहीं आया है, क्या है? एक बार फिर से लिखें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। धन्यवाद। और कोई सवाल है आपका श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा हुआ? तो लिव इन में रहना गलत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ही मान लिया था कि ये गलत नहीं है। पर अगर घरेलू हिंसा के अंदर ही ये मामला आता है, अगर आप महिला पे कोई अत्याचार होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके लिए बाकायदा कानून भी है। और क्या रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, उसकी राय पर निर्भर करता है कि वो रहना चाहता है, चाहती है या नहीं चाहता है। श्रीधु, आपका कोई सवाल है श्रीधु तो जरूर बताएं मुझे। जी। और अभी तक फिलहाल तो पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है, और नहीं मिला तो आफ्ताब जरूर ही छूट जाएगा। हालांकि 14 दिन की रिमांड है, 4 दिन और बाकी है साकेत कोर्ट में। अच्छा, एक चीज और है कि दिल्ली पुलिस ने, जो महरौली पुलिस है, वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस है इस समय, और वहां पे मैं देख रहा था कि अभी जब साकेत कोर्ट में 4 दिन पहले उसकी पेशी थी, तो पुलिस वाले पेशी के लिए नहीं लगे, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कह दिया कि साहब हमको डर है कि लोग गुस्से में इसका कत्ल ना हो जाए कहीं, तो हम पेश करने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो हम पेश नहीं कर सकते। तो उन्होंने साकेत कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सुनवाई करें। तो ये जो पेशी हुई थी इसकी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी, और वहीं पे जो श्रद्धा के पिता के वकील हैं, उन्होंने उनकी तरफ से ये रखे गए नार्को टेस्ट, और पुलिस की तरफ से ये नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग रखी गई, जिसको जज ने मंजूरी दे दी। तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि उन्हें पेश करने में दिक्कत आ रही है। साकेत के कोर्ट की दूरी महज 2 किलोमीटर के आसपास है महरौली पुलिस स्टेशन से, और 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको कोर्ट में पेश करने में दिक्कत आ रही है, तो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस पे? हालांकि सवाल तो उठता बनता है, क्योंकि आप ऐसे हाथ नहीं खड़े कर सकते कि कल को मान लीजिए ये मामला जेल भेज देती है पुलिस, कोर्ट जेल भेज देता है और 14 दिन के बाद, और उसके बाद मान लीजिए इसकी पेशी अगर साकेत कोर्ट से ठीक है खत्म हो जाता है, ये मामला हाई कोर्ट में चला जाता है, तो पटियाला हाउस कोर्ट में जाएगा ये मामला, और फिर वहां पे पेश करें, तो आप क्या तब तक इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही कराते रहेंगे? तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस को इस पर, सुरक्षा पर उसकी काम करना चाहिए, और मुझे लगता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ना होकर उसको पेश करना चाहिए। तो ये, जी मैं आपको सुनने केस की जानकारी ले रहा हूँ। शुक्रिया श्रीधु, शुक्रिया। जी नहीं पार्थ, माफी चाहूंगा पर ये आपकी जानकारी गलत है। ये तालाब छतरपुर में नहीं है। मैं जहां हूं अभी, मैं जहां से आपसे बात कर रहा हूं, तो सीन ऑफ क्राइम यहाँ से 1 किलोमीटर के रेडियस पे है, और मैंने सीन ऑफ क्राइम विजिट किया है, और छतरपुर का वो घर भी देखा है मैंने जहां पर ये कत्ल की बात कही जा रही है कि यहीं पर कत्ल हुआ है। हालांकि मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पुलिस को अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, तो मैं दावा नहीं कर सकता कि उसी घर में कत्ल हुआ। मैंने वो भी विजिट किया है। तो ये 1-2 किलोमीटर रेडियस के मेरे घर से
आसपास ही है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैदानगढ़ी की बात करें तो वो तालाब भी मैंने देखा है जहां पर अभी पुलिस का काम चल रहा है और वो खाली करा रहे हैं। और इससे पहले गुड़गांव से भी एक थैली पुलिस ने बरामद की थी, हालांकि ऐसी आशंका थी कि उसमें सर है श्रद्धा का, ये मीडिया नहीं लगाई थी, जताई थी ये आशंका कि उसमें सर है, पर पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक ये नहीं कहा गया है कि सर मिला है। कुछ हड्डियां मिली हैं मेहरौली के जंगलों से, जिनको जांच के लिए कब भेजा गया है अभी तक नहीं भेजा गया है। इस पे भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि इससे पहले एक केस में ऐसा हो चुका है कि सबूत जो थे वो खुले में पड़े रहे और 11-12 दिन तक लगभग, और फिर जब उनका टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आई, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, तो कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया कि ये इतने दिन तक खुले में पड़े रहे और हम नहीं मानेंगे कि ये सबूत, तो उसमें बरी कर दिया गया आरोपी को। हालांकि जज को भी पता था कि यही दोषी है, पर हमारा संविधान, हमारी अदालतें सबूत के बेसिस पे ही फैसला करते हैं। और कोई क्वेश्चन पार्थ आपका? सवाल मैं चेक कर लेता हूं एक बार। जी बढ़िया हूं। और कौन सा डेटिंग ऐप था? टिंडर था। पार्थ सिंह, आपने ही पूछा और आपने ही इसका जवाब दे दिया। देखिए, ये खबर मीडिया ने चलाई कि टिंडर डेटिंग ऐप था, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं मानता इससे, इसमें कहीं पे दिल्ली पुलिस ने ये नहीं कहा है। दिल्ली पुलिस में मैंने भी बात की है, जो मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा ऐप यूज करता था, बम्बल यूज करता था, टिंडर यूज करता था, या और कौन सा ऐप यूज करता था। तो इसका कोई खुलासा नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे किसी ऐप को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। हालांकि मीडिया में तो आजकल रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी डिबेट्स में बैठ रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आपको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर ऐसी बात होती है तो ये एक्शन लेना चाहिए। तो आजकल एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स भी बैठने लगे हैं, तो ये भी एक ट्रेंड है नया। तो हालांकि मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि कौन सा ऐप यूज हो रहा था कि नहीं हो रहा था। हाँ, ये बात सच है कि वो एक लड़की को उसके बाद अपने रूम पे बुलाया था, जब उसने कत्ल कर रखा था और टुकड़े फ्रिज में रख रखे थे। ये उसने खुलासा किया दिल्ली पुलिस के सामने कि वो एक लड़की को लाया था। हालांकि उसको अभी तक उसका खुलासा नहीं किया गया है कि कौन लड़की थी, क्या नाम था। जी, तो उसकी कई लड़कियों से दोस्ती थी, ये बात सच है। अब उसमें अभी तक कहीं ये सवाल नहीं उठा है या पुलिस की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि किसी और का भी इसमें हाथ था। पुलिस की एक टीम हिमाचल भी गई है और एक टीम उत्तराखंड भी गई है, क्योंकि जो जो जगह उसने बताई है कि जहां जहां वो गए थे, या पुलिस को शायद ऐसा संदेह है कि वहां पर भी उसने कुछ फेंका है, तो वो जांच के लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल और एक टीम उत्तराखंड गई हुई है। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि कोई 4 दिन पहले ही छतरपुर में शिफ्ट हुआ है और वो कत्ल कर दे रहा है। और मेहरौली के जंगलों को, घने जंगल हैं, भेड़िए हैं और भी जंगली जानवर हैं यहाँ पर, तो इतने अच्छे से वो जंगलों को जान ले रहा है। और रात को 2 बजे हिम्मत देखिए आपकी, निकल कर वो टुकड़े फेंक रहा है। और दिल्ली पुलिस की कोई वैन उसे रोक भी नहीं रही है, उससे पूछ भी नहीं रही कि कहाँ जा रहे हो। और लगातार ये सिलसिला 18 दिनों तक चलता रहा। तो ये दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामी है। और वैसे हम देखें तो नाकामी भी नहीं कह सकते। दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, 2 करोड़ के आसपास लगभग पहुंच चुकी है दिल्ली की पॉपुलेशन, और 90,000 दिल्ली पुलिस में टोटल पुलिसकर्मी है। 90,000 पुलिसकर्मी 2 करोड़ लोगों पे, जिसमें से आधे से ज्यादा वीवीआईपीस की सिक्योरिटी में लगे हैं, कुछ कोर्ट्स के बाहर लगे हुए हैं, तो कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो 20-30 हजार पुलिस वाला बचा,
40,000 जो भी पुलिस वाले बचे हैं, और वो 2 करोड़ लोगों पे हैं, तो पुलिस हर एक पे तो नजर नहीं रख सकती। पर 18 दिनों तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि सोचने वाली बात है कि किसी भी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़ी आफ्ताब पे, और वो लगातार ये करता रहा। शुक्रिया आप सभी का, और किसी का सवाल है तो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं आप, और जहां तक जानकारी होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। श्रद्धा मर्डर केस पे मैं इतनी देर में इसलिए लाइव आया हूं क्योंकि मैं पिछले, देखिए, जब गिरफ्तार हुआ उसके बाद कई खुलासे हुए, फिर कई झूठे दावे हुए, फिर वो गलत साबित हुए, और इतने दिनों में कुछ क्लियर नहीं था कि क्या क्या हो रहा है। 35 टुकड़ों वाली बात ही, जैसे आप देख लीजिए, 35 टुकड़े चल रहे हैं, 35 टुकड़े चल रहे हैं। तो इसमें दावा नहीं कर रही है पुलिस की 35 ही टुकड़े थे, ये मीडिया ने बनाया। और जैसा कि मैंने बताया कि आप तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स भी बैठने लगे हैं, तो वो लोग भी बता रहे हैं कि कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि श्रद्धा को इसमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी अगर उस पर घरेलू हिंसा हो रही थी तो। हालांकि उसने ऐसा ना करके, वो काफी समय से ये चीजें, इस टॉर्चर को झेलती आ रही थी, और शायद उसे भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि आफ्ताब उसका कत्ल कर देगा, क्योंकि मारता पीटता तो वो पहले से ही था, पर कत्ल कर देगा। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं पहले नहीं हुई है, हो नहीं रही हैं। बात करें आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में भी हो रही है। मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी हुई है एक घटना। उसके बाद एक्सप्रेसवे पे एक शव मिला, और आजमगढ़ में एक शव मिला, और ये श्रद्धा का तो चल ही रहा है। इससे पहले नैना साहनी केस हुआ था, और एक छावला केस था, वो हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है, और ये भी नई लोकेशन भी नहीं है कि महरौली के जंगलों में इससे पहले कुछ हुआ नहीं है। महरौली के जंगलों में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि पुलिस को सतर्क रहना होगा थोड़ा सा, और मुस्तैदी से ड्यूटी करना होगा कि ताकि देश की राजधानी में ऐसी घटनाएं ना घटे। क्योंकि 4 दिन हुए आफ्ताब को आए हुए, और उसने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया, इसके लिए हिम्मत चाहिए। और देखते हैं अब की पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में क्या चीजें सामने आती हैं। जो सवाल की सूची तैयार की गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद क्या नए खुलासे हुए वो भी मैं अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और श्रद्धा मर्डर केस पे से जुड़ी आपका कोई और भी सवाल हो इससे जुड़ा हुआ, तो मुझे मैसेज करें, और अगले लाइव सेशन में मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा। धन्यवाद।